एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलांग स्थित ईस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर्स में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत को तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदृष्टि और संस्थागत नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने साइबर युद्ध, ड्रोन तकनीक, सूचना युद्ध और सप्लाई चेन सुरक्षा जैसे उभरते खतरों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रमाण है। भारत की शक्ति का परिचय कराएगा और ईस्टर्न एयर कमांड जैसे फॉर्मेशन और इस ब्रॉडर नेशनल विजन के एक्टिव पार्टनर्स बनकर उभरे हैं, बनकर सामने आए। और साथियों, आज प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर मेरे सामने भारत की जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसका अद्भुत स्वरूप जीवंत हो उठा है। हमारी लोक कलाएं, हमारे ट्रेडिशन और हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, ये सब भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती हैं। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तो हमेशा से इस नेशनल यूनिटी की प्रतीक रही हैं। और यहां भाषा, क्षेत्र, जाति या प्रांत नहीं, बल्कि केवल एक चीज ही सर्वोपरि होती है, हमारा राष्ट्र। कोई तमिलनाडु से आता है, कोई कर्नाटक से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई अरुणाचल से, लेकिन वर्दी पहनते ही सबकी पहचान केवल एक होती है, वो होती है भारतीय सैनिक की। और आज जब हम विभिन्न लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ मंच पर साकार होते देख रहे हैं, तो यह उसी अखंड भारतीय भावनाओं का एक सुंदर प्रतिबिंब मुझे प्रतीत हो रहा है, जो हमारी सेनाओं की सबसे बड़ी शक्ति है, जहां हमारे उसी कल्चर का जीवंत रूप है। यह हमारे उसी कल्चर का जीवंत रूप है जहां विचारों की नदियां बहती हैं, संस्कारों की हवाएं चलती हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर अपने आप विकसित होता है। विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मान हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है और है। और यह केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज हमारी सेनाओं ने, हमारी बेटियां नई संख्या में, नई ऊर्जा के साथ। मेघालय भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य अध्यक्ष रिकमैन मोमिन के नेतृत्व में शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने MIEW मॉलोंग से दलित सिख समुदाय के पुनर्वास और प्रस्तावित कैंटोनमेंट क्षेत्र से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों में हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही कैंटोनमेंट नियमों, भूमि किराया संबंधी समस्याओं और लंबित कैंटोनमेंट नीति का मुद्दा भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बारिक पॉइंट से झालुप्रा तक सड़क विस्तार के लिए रक्षा भूमि अधिग्रहण की मंजूरी शीघ्र देने की मांग की। रक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया। ईस्ट खासी हिल्स जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शिलांग टैमाबिल रोड का एक हिस्सा लेटलिंगकोट के पास बह गया, जिससे जिले के दक्षिणी क्षेत्रों की संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान डाले गए मलबे ने प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण पानी का दबाव बढ़ा और सड़क का किनारा टूट गया। घटना के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लेटलिंगकोट के आगे सड़क को अगले आदेश तक आम जनता और वाहनों के लिए बंद कर दिया है। Dia rasta, pruk japrek, nala bara-bara det keriga. So, lalebi pala sa sini. Ya kayak
hatahin yung industry. Ika taan tatlo na lagi di tayo. Tatlo naman naman. मेघालय में पुनर्निर्धारित NETUG 2026 परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राज्य के 14 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4169 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लेने की पात्रता प्राप्त की थी। शिलांग, तुरा, जोवाई और रीभोई में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अनमान आइडिया समिट 2026 में ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यावरणीय कानून मजबूत है और सरकार जलवायु, समुद्री जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रिजिजू ने ब्लू इकोनॉमी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश को अपने समुद्री संसाधनों की आर्थिक क्षमता का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा सागर हमारे पास है, हमारा ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन क्या है देश का इकोनॉमी में? जब हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, हमारा ओशन का, हमारा इतना वास्ट दो सागर और एक हिंद महासागर हमारे पास है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत का GDP में? और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे इतना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है, उससे देश के लिए हमने क्या काम किया और देश के लिए क्या लाभ उठाया है? सवाल ये है, इन्वायरमेंट तो एक बहाना है। यहाँ जो नेटिव जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो निकोबार में शोम्पेन ट्राइब हो, चाहे वो निकोबारिस हो, ग्रेट अंडमानिस हो, जारावास हो, यहाँ नॉर्थ सेंटिनेलिस हो, किसी को आज तक भारत सरकार का जब से आज़ादी से लेकर आज तक कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है। जहां जरूरत है वहां किया है। यहां अधिकारी सब बैठे हैं, उनको मालूम है। यहां इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा क्षेत्र हमारा, यहां जो टेरिटरी है अंडमान, यहां जो नेसेसरी सेटलमेंट जिसको करना था, हमारा चाहे वेस्ट बंगाल से आए हो, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, अलग अलग जगह से काफी लोग हैं, वो भी पूरा नियम के तहत ही रहता है। वो जाके जंगल नहीं काटते हैं, यहां जाके बम नहीं मारते हैं सागर में जाकर के, यहां जाकर के इलीगल काम करके स्मगलिंग नहीं करते हैं। वो अपना मेहनत करता है, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हैं, यहाँ का नेटिव लोगों का रक्षा करता है। इसलिए ये जो प्रोपोगेंडा राहुल गांधी जी ने जो फैलाया है, वो भारत का भविष्य में जो स्ट्रेटेजिकली जो एक लिवरेज, एक ताकत मिलने वाला है, उसको कैसा रोका जाए। It's time for us to take a short break here. We'll be right back with some more updates. Be with us. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके।
Welcome back once again. Let's continue the news. ईरान ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शून्य यूरेनियम संवर्धन की मांग को खारिज कर दिया है। तेहरान ने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन पहले से तय वार्ता शर्तों से पीछे हट रहा है। इस घटनाक्रम को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जारी बातचीत के लिए एक और झटका माना जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का संकेत मिलता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025 से 26 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑकलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर ट्रॉफी जीती। इस ऐतिहासिक जीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय महिला हॉकी की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। केंद्र सरकार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए FASTag आधारित डिजिटल ई-पास योजना लाने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय यात्रियों को बार-बार टोल शुल्क भुगतान से राहत देना, ट्रैफिक जाम कम करना और टोल संग्रह प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से सड़क यात्रा और अधिक सुविधाजनक तथा तेज होगी। असम स्पेशल टास्क फोर्स ने चिरांग जिले में वन्यजीव तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग कोकराझार के उल्टापानी क्षेत्र से 8 दुर्लंघ गोल्डन लंगूर की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। भारत ने नेपाल द्वारा बांग्लादेश को अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली निर्यात करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार नेपाल भारत के ट्रांसमिशन कॉरिडोर का उपयोग कर बिना पूर्व अनुमति बिजली भेजना चाहता था। इस फैसले को क्षेत्रीय ऊर्जा संपर्क व्यवस्था में भारत की रणनीतिक भूमिका और ट्रांसमिशन मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखने की नीति के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। Welcome back once again. Let's continue the news. Project. May I request our chief guest to kindly do the honors. Northeast, we are working towards that, where hills become platforms for sustainable development. Forests support conservation-led livelihoods. Rivers power possibilities. And young people carry forward both tradition and enterprise. So I compliment the Honorable Chief Minister of Meghalaya and the Government of Meghalaya for anchoring these projects with commitment. Though today's projects are in Meghalaya, their blessings belong to the entire, their blessings and their message belong to the entire Northeast. The challenges before the region are shared challenges. Therefore, every successful project in the Northeastern state becomes a model and encouragement for the others. I thank our development partners for their confidence in Meghalaya and in the future of the Northeast. At the very outset, I would like to thank our respected Union Finance Minister for taking the time, taking the trouble to come all the way to inaugurate this
particular processing unit. And the reason I say this is because as Union Finance Minister, Madam has huge responsibilities. And many states at any given time would want her to visit their states. But she made it a point that while there is going to be a massive program of the Chief Ministers of Northeast today, she made it a point that she would want to be part of this inaugural program. And the reason why she does it, in the little time that I have come to know her, is because she believes in the small things that make a difference in people's lives. While as the finance minister of the country, the big decisions are very critical. But the human side of her realizes the importance of these small things that make that little difference in our farmers and in our people's lives, which for us looks very small, but for every farmer, it is a game-changing development that has taken place. And to be able to recognize that. Border talk, when this second phase will be? I think we are discussing recently. We have settled, even if it is temporary, we have settled a dispute in Karbi Anglong sector, and Assam is willing to discuss further. But these are very, very sensitive issues. We are going ahead cautiously. Now the settled area where we have settled border delimitation work is going on. Let us finish that first phase. But when is it likely? No, I think now Survey of India is doing their job as per the agreed principle in 6 sectors. So once that sectors are finished, Survey of India does their line, we both states laid down our borders amicably, then I think the last phases can be taken up for discussion. I think it is not about demanding, it is about the fund which will be available during the 16th Finance Commission period. So, Madam will go back and she will indicate what will be the resource, will be what will be the quantum will be available for us during the 16th Finance Commission period. And then we'll take up individual projects according to own priority. Each state will have their own priority and we'll do according to that. So last question to Shillong. Yes, Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman presided a very important meeting today that is about externally aided project for the Northeast state. Each and every Northeast state has been benefited from the development loan provided by multilateral agencies like World Bank, ADB, JICA, AIB, NDB over the period. So now 15th Finance Commission has completed its term. Now it is a period which will be governed by 16th Finance Commission. So we were discussing about the quantum of development loan which will be available to each and every state, what will be the what will be the projects, what will be the priority. So over next, even tomorrow, our officers will sit down and discuss. Department of Economic Affairs will be here, the development partners will be here. And I think this is a very, very important move by Indian Finance Minister to come down to Shillong, discuss with us about external aided project. We all are very much thankful to her. So from Assam government side. खबरों में अभी के लिए इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद।
Apex News, India, Northeast.